तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर वास्तविक संख्या। आज जो होने वाला है ये लेक्चर नंबर 3 होगा और इसमें हम लोग जो पढ़ चुके हैं परिमेय संख्या कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसी को हम लोग फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और जो छूटा हुआ चीज़ है उसको फिर देखते हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए अब आते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या हम लोग किसको कहेंगे कि जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और Q नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो, मैंने Q जो है ना जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, जीरो परिमेय संख्या है, जीरो जो है ना परिमेय संख्या है, एक क्या है परिमेय संख्या, दो क्या है परिमेय संख्या। तो इस तरह का चीज़ें जो आपको मिलेगा ये सभी क्या है परिमेय संख्या है। बात समझे? अब यहाँ परिमेय संख्या अगर भिन्न में दिया रहे, पूर्णांक संख्या में अगर दिया रहे तो हमें परिमेय संख्या समझ में आता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको परिमेय संख्या जो है ना दशमलव में दे दिया रहेगा, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। अगर दशमलव में दिया रहेगा जैसे 0.5 तो क्या इसको परिमेय संख्या बोलेंगे? हाँ, इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अगर दे दिया जाए क्वेश्चन 0.333 ये बढ़ते जा रहा है तो ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि 3 का रिपीट हो रहा है। परिमेय संख्या हम लोग क्या पढ़े हैं कि परिमेय संख्या उसको कहेंगे, समझिएगा, परिमेय संख्या हम लोग किसको कहेंगे कि जिसका दशमलव प्रसार, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। जैसे 0.5 ये क्या है दशमलव प्रसार शांत है, 0.25 दशमलव प्रसार क्या है शांत है। या दूसरा नंबर हम लोग पढ़े कि जिसका दशमलव प्रसार, जिस संख्या का जो है दशमलव प्रसार अशांत हो लेकिन वह रिपीट हो, क्या हो, रिपीट हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे परिमेय। जैसे 0.3333 ये ऐसे बढ़ते जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। और जो रिपीट नहीं हो, ठीक है, और ऐसे अशांत हो बढ़ते जा रहा है, उसको हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो एक मिनट आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए आइए, शायद यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल नंबर बोला जाता है और जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, जिस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता और Q नॉट इक्वल टू 0, उसे क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5 है ना, √2/√3, √7। बात समझिएगा, ये सभी क्या है अपरिमेय संख्या। याद रहे, कभी अगर √4 मिले, √9 मिले, √16 मिले तो ये सब जो है ना आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या। जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए ये सभी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले ये सभी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये तो ऐसे है। अगर आपको पॉइंट में दिया रहे तो दूसरे शब्दों में हम लोग परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या देंगे कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत
अशांत और नॉन रिपीटिंग हो वह क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। जैसे दशमलव प्रसार अगर है, जैसे 2 3 5 9 0 4 3 5 इस तरह का कुछ भी रहे, तो कहीं ये रिपीट हो रहा है, ये कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह का संख्या जब भी आपको मिले तो सीधा उसको लिखना है कि यह कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है? इस टाइप का अगर आपको नंबर मिल जाए तो उसे हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या है। चलिए, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब हम लोगों को इसी में वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, जैसे 0 ±1 ±2 इस तरह का बढ़ेगा, ±1/2 इस तरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये तो वास्तविक संख्या हो गया। अपरिमेय, ये तो परिमेय संख्या हो गई। ये सभी चीज़ें परिमेय संख्या है। और जैसे रूट वाला अगर मिल जाए, देखिए ये √4 √9 ये सब परिमेय संख्या में आ जाए, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता है। √3 1/√3 इस तरह का जो भी रहे, इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इन सभी चीज़ों को ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चैप्टर पर, और जो चैप्टर का कुछ उदाहरण है और उदाहरण से रिलेटेड जो प्रमेय है, थ्योरम है, उन थ्योरम के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं थ्योरम। ये फर्स्ट थ्योरम है इस चैप्टर का, पहला थ्योरम है, प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। थ्योरम का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ये अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर BQ + R, और ये जो R है ना 0 से बड़ा हो सकता है, यानी तो 0 के बराबर, और B से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका ये है, ये एक प्रकार का सिद्ध किया हुआ कथन है। इसके माध्यम से हम किसी और चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, यही ये कह रहा है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? ये कोई दो संख्या का HCF निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। मान लेते हैं कि a और b कोई दो संख्या है, तो इसका HCF हम लोग निकालने में इसका प्रयोग करते हैं। किसका? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग जो हम लोग करते हैं, कोई दो संख्या का HCF निकालने के लिए करते हैं। एक अलग मेथड से HCF निकालते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसका हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं। अब इसको समझिए। मान लेते हैं कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b है, और a से हम a को जो है ना b से भाग देते हैं। तो भाग देने के बाद कुछ न कुछ भागफल आएगा, और उस भागफल का नाम रखा है q, और शेषफल कुछ न कुछ आएगा। जैसे हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं कि कोई, जैसे हम लोग भाग देते हैं तो भाग का प्रोसेस कैसे पूरा करते हैं? यहाँ जो संख्या हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं, है ना। और जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाजक। और जो आता है इधर उसको हम लोग भागफल बोलते हैं, है ना। और नीचे जो आता है उसको क्या बोलते हैं? शेष फल बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ जो होता है भाज्य बराबर
भाजक गुना भागफल जोड़ क्या लिखते हैं, शेषफल, ये न होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो शेषफल है, शेषफल 0 आ सकता है या 0 से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन शेषफल क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। शेषफल जो होता है, शेषफल आपका 0 भी आ सकता है, नहीं तो 0 से क्या हो सकता है, बड़ा भी आ सकता है। शेषफल 0 भी आ सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? शेषफल 0 भी आ सकता है, नहीं तो 0 से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो दोनों बात इसी में लिखिए। लेकिन जो शेषफल है, ये शेषफल हमेशा छोटा आएगा। किससे? ये शेषफल हमेशा छोटा आएगा किससे, भाजक से। किससे आएगा छोटा, भाजक से। अब इसको एक लाइन में कैसे लिख लें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि शेषफल जो होता है ये 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर, और भाजक से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। बात समझ में आ रहा है? इस दो बात को ध्यान में रखिएगा। जब हम लोग SCF चैप्टर में बनाएंगे तब ये बड़ी काम में आएगा। बात समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देख लीजिए, जो भी संख्या होता है, संख्या को हम लोग यहाँ लिखते हैं, है ना, और यही संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य बोलते हैं। और जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। जो इधर आता है भागफल, और यहाँ क्या होता है, शेषफल, रिमाइंडर। इसको हम लोग कहीं कहीं A लिख देते हैं, बात समझिएगा। इसको B लिखते हैं, इसको Q लिखते हैं, और इसको R लिखते हैं। बहुत किताब में इसको PX भी लिखता है। क्या लिखता है, PX। आप इसको PX भी लिख सकते हैं। बात समझिएगा। जैसे यहाँ देखिए, ये क्या है, ये थ्योरम वही कहना चाह रहा है कि A बराबर, यहाँ देखिए भाज्य बराबर, भाज्य का मान क्या है, A, फिर क्या भाजक कितना है, B, और ये Q प्लस R। बात समझ में आ रहा है? यही थ्योरम है। उसके बाद ये जो शेषफल है, शेषफल यहाँ बिठा दीजिए। तो 0 से बड़ा, R का मान रिमाइंडर जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यही होता है हम लोगों का यूक्लिड विभाजन, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका यही चीज़ बता रहा है। बहुत किताब में आपको A के जगह PX मिल जाएगा। A के जगह क्या मिल जाएगा, PX। ध्यान दीजिएगा, A के जगह क्या मिल जाएगा, PX, और जिससे भाग देते हैं वो होता है आपका GX, और जो भागफल आता है वो QX, और जो शेषफल आता है उसको लिखते हैं RX। तो फार्मूला बनता है कि PX बराबर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, है ना, यानी कि GX गुना QX प्लस RX, ये ना लिखते हैं। तो ये आप तीनों में से कोई भी चीज़ें याद रखिए, ठीक है, ताकि आपका काम में ये मदद करेगा। देखिए, जो ये शेषफल आया R, रिमाइंडर, ये जो है ना 0 से बड़ा हो सकता है, यानी तो 0 के बराबर हो सकता है, और QX से क्या होगा, हमेशा छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं आप इसे इस तरह से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो यही कहता है प्रमेय 1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, अब इसे जो है हम लोग इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, कोई भी 2 नंबर रहेगा उसका SCF निकालने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं एक उदाहरण लेके, इसी के आधार पर SCF कैसे निकाला जा सकता है, यूक्लिड विभाजन। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। 2 नंबर ले लेते हैं, एक लेते हैं 455, और दूसरा जो है नंबर ले लेते हैं इसी में 42 का HCF। और याद रखिए, ये क्वेश्चन जो है ना 3 नंबर में पूछा जाता है, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, दोनों में। ठीक है, आपको बोल देगा कि कोई भी 2 नंबर दे दिया जाएगा, और उसका बोलेगा यूक्लिड विभाजन द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा जो है ना SCF निकालना है इन दोनों का। SCF तो हम लोग गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं करना है। ये किस विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। बात समझ में आ रहा है? अब इनको समझिए थोड़ा सा। इसमें छोटा संख्या से बड़ा संख्या में जैसे आप भाग विधि से निकालते हैं ना, वैसे ही कीजिए। ठीक है, 42 से भाग दिए किसमें, इसमें,
एक बार में जाएगा तो कितना हो गया 42, शेषफल कितना आएगा 3, यहाँ बचे 45। अब यहाँ समझिए ये क्या हो गया आपका भाज्य। हम लोग फार्मूला अभी क्या तुरंत पढ़े कि px है ना gx से भाग देते हैं, इधर आता है qx और नीचे आता है rx, ये ना होता है। या फिर ये बोल दीजिए, इसको b बोल दीजिए, इसको q बोल दीजिए और इसको केवल r, ये भी लिख सकते हैं। जैसे भी आपको लिखने का तरीका आप जो याद रख सकते हैं, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना हुआ। तो आप समझिएगा इसमें खाली हम लोगों को फिट करना है, इसमें हम लोगों को खाली क्या करना है फिट करना है। इसको मिटा देते हैं, बात समझिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ देखिए ये क्या हुआ भाज्य हुआ, इसको यहाँ लिख लेते हैं और याद रहे इसको भी यहीं साइड में ही करना है और हमें प्रोसेस ये वाला तैयार करना है, क्योंकि यही होता है अभी यहाँ जो बनाएंगे यही कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, इतना बराबर ये देखिए भाज्य, इसको हम लोग क्या कहेंगे भाजक, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी कि 42 गुना 1 और जोड़ कितना है 35। अब फिर क्या करेंगे, ये जो आपका शेषफल आया इसको आप भाजक बना लीजिए और इसे ले आके यहाँ उतारिए। ठीक है, उतारने के बाद अब इसे भाग देने से एक बार में भाग जाएगा, ये हुआ कितना 35, घटाइए इससे 12, 12 में 5 जाएगा कितना 7, है ना। अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं, चलिए ठीक है। अब इधर ऊपर वाला भूल जाइए, इसको भूल जाएंगे तो आपको क्या दिख रहा है भाज्य, है ना, भाजक, सॉरी ये भाज्य हो गया, ये भाजक और ये भागफल और ये शेष। अब यहाँ होगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, अब इन दोनों को गुना करना है। अब यहाँ इसको यहाँ मूव कर देंगे, ठीक है, इतना बराबर इसको ले आइए यहाँ सरल में समझने के लिए, या फिर यहीं देखिए इसको लाने के लिए इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ना होगा, गुना 1 और जोड़ कितना 7। बात समझ में आ रहा है। अब फिर इसको अब भाज्य बना लीजिए, क्या बना लीजिए भाज्य, इसे यहाँ उतार दीजिए 35, उतार दिए, बात समझ में आ रहा है। और 7 × 35, ये देखिए पूरा पूरा आपका क्या है रिमाइंडर 0 आ गया। तो यही तो आपका SCF कहलाता है। अब फिर इस 35 को तैयार करने के लिए इस 35 को यहाँ लिख दें हम लोग, तो ये क्या होगा देखिए, फिर इधर वाले सबको भूल जाएंगे, तो ये आपका भाग का हुआ। इसे प्राप्त करने के लिए इनको गुना कीजिए और यहाँ शेषफल क्या है 0। तो लिखते हैं कि 7 गुना 5 जोड़ 0, बात समझे। और अब याद कीजिए भाग विधि द्वारा SCF हुआ, इसको यहीं बगल में बनाना है। एग्ज़ाम पेपर में इसे भी आप क्या करें बगल में ही बनाएं, पेंसिल से ऐसे लकीर खींच के। और यही हो गया आपका HCF, जिसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। और इसमें कौन वाला होगा, तो ये वाला जो होगा SCF, आप इसको घेर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए अतः 455 और 42 का HCF बराबर 7, ये हो गया आपका आंसर। और ये प्रक्रिया कब तक जारी रखना है, जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आ जाए। जब तक इधर जितना भी लिखें सब शेषफल है, जब तक शेषफल आपका 0 नहीं आ जाए तब तक ये प्रोसेस को आप क्या कीजिए जारी रखिएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए इसको एक बार देख लीजिए आप, उदाहरण जितना भी है, जितने भी उदाहरण है उन सभी को आप एक बार देख लीजिएगा। सेम 1 नंबर का उदाहरण है ना, इसी से रिलेटेड है। आप एक बार उनको बना लीजिए और अगर दिक्कत हो तो फिर जो आप उसे पूछ सकते हैं। उदाहरण नंबर 2 हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन उदाहरण 2 में क्या है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं उदाहरण 2। यहाँ क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम लोग क्या किए, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब b बराबर 2 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 है तो हम लोग भी b बराबर कितना लेते हैं 2 लिए, ठीक है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है ना, इसमें 2 अतिरिक्त है ना संख्या आएगा जिसको हम लोग q और r, देखिए यहाँ लिख देते हैं कि AC अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r भी
है ना, उपस्थित है, यानी कि विद्यमान है। ठीक है, इतना बातें आपको लिखना पड़ेगा। अब इस बात को समझिएगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये इनका था यूक्लिड विभाजन। और क्या कहता है, और ये कहता है कि आर जो होगा ना शेषफल, ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। बात समझे? तो b से छोटा होगा तो b का मान हम लोग कितना लिए, देखिए b के जगह पर क्या है 2, इसीलिए 2। यहाँ अगर 4 रहे तो 4 लिखेंगे, यहाँ 6 रहे तो 6 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो b का मान हम लोग कितना लिए, 2। जब b का मान 2 लिए तो हमारा यहाँ बनेगा a बराबर, समझिएगा, 2q प्लस r, और यहाँ अगर हम लिख लें r, और यहाँ क्या होगा 2, यानी कि जो शेषफल आएगा हम लोगों का r का मान आएगा, इसलिए r का मान जो हम लोग लेने जा रहे हैं वो r का मान क्या आएगा, तो इससे छोटा ही ना आएगा, 2 तो आएगा नहीं। शेषफल आएगा आप लोगों का r का मान या तो 1 आएगा, या नहीं तो 0, नहीं तो 1 आएगा। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो है ना, ये समीकरण 1 लिख देते हैं। समीकरण 1 में एक बार 0 पुट करते हैं। एक बार जब 0 पुट करेंगे, देखिए यहाँ लिख देते हैं कि r का मान हम लोग क्या रखते हैं, 0। जब r का मान क्या रखते हैं, 0, तब क्या होता है, a बराबर 2q प्लस 0, यानी कि इसको लिख सकते हैं सीधा सीधी 2q। ठीक है, और जब हम लोग r का मान 1 रखते हैं तो a बराबर 2q प्लस 1। ठीक है, इस तरह लिखेंगे। अब बात यहाँ समझिएगा, हमें क्या समझना है कि देखिए ये 2 से विभाजित हो रहा है, अगर 2 से इसको भाग दें तो 2 से भाग लगता है, लेकिन इसे 2 से भाग देंगे तो क्या 2 से भाग लगेगा, तो ये 2 से भाग आपका नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो 2 से कटेगा, लेकिन ये 1 जो है ना 2 से कटेगा तो नहीं, 1 जो है ना 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो है अतः यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक इतना के रूप में होता है, तब लिखेंगे अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक कितना होता है, 2q के रूप में, और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है, 2q प्लस 1 के रूप में होता है। जहाँ एक बात भी लिख दीजिएगा जो क्वेश्चन में लिखा है, जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है, q कोई पूर्णांक संख्या है, यही आपको प्रूव्ड करना था। बात समझे? इतना सा आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन दिया है, हमें साबित करना है कि 2q धनात्मक समपूर्णांक होगा और ये धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो ये आपको इतना सा लिखना पड़ेगा कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर क्या है, 2 है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे, है ना। और एक क्या करेंगे, एसीय अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r है, मतलब इसमें विद्यमान है q और r भी। और यूक्लिड विभाजन यही कहता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष और रिमाइंडर। यही ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो बताता है, यही बताता है। अब ये होगा क्या, 2 हम लोग b का मान क्यों लिए, क्योंकि यहाँ देखते हैं 2 है ना, इसलिए हम लोग यहाँ 2 ले लिए। और r का मान समीकरण 1 में एक बार 0 रखेंगे, तो 0 रखने के बाद 2 आता है, और एक बार 1 रखेंगे तो ये वाला आएगा। तो ये जो है ना 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो सम संख्या होने का क्या हम लोग जानते हैं कि जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो उसको क्या कहेंगे, विषम संख्या। तो अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है ना 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका प्रूव्ड हो गया।